Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सकें कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारे जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर. व्हाट फैक्टर्स शेप इंडियाज रिलेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड व्हाट पोटेंशियल लाइज अहेड फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन एंड चैलेंजेस. Now you have to answer this question within the word limit of 150 words. So basically this is a 10 marker question. And if you'll see from which part of the syllabus the question has been asked, the syllabus of GS2 you will find a topic called India and its neighborhood relations. Obviously Central Asia is also India's neighbor. Obviously थोड़ा सा दूर है लेकिन still neighborhood में है और इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. इसके बाद टॉपिक्स है लाइक बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल एशियन रीजन में जो है वी हैव डिफरेंट एग्रीमेंट्स लाइक INSTC, अशगाबाद. तो इसके पर भी बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मेंस में एंड इवन इन प्रीलिम्स आल्सो. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने का. उससे पहले हम लोग एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफिकल्टी ऑफ दिस क्वेश्चन. तो वी विल कैटेगराइज दिस क्वेश्चन इनटू L2 लेवल. नाउ बिकॉज इन व्हाइल यू प्रिपेयर फॉर मेंस स्पेशली GS2 एंड इफ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, तो आपको क्या है कि इंडिया के नेबर के जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे वो साउथ एशिया में हो, साउथ ईस्ट एशिया में हो, सेंट्रल एशिया में हो, ठीक है, वेस्ट एशिया की बात करें और यूरोप तक में जो है इंडिया का जो मैप जिसमें आप देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स है उसमें इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या फ्यूचर पोटेंशियल है, ये आप अपने नोट्स में रेडी करके रखिए. एटलीस्ट यू शुड हैव बुलेट पॉइंट्स. आपके पास प्राइमरी पॉइंट्स रहना चाहिए. कुछ पॉइंट्स आप वहां पर भी फ्रेम कर सकते हैं लेकिन अगर आप ये रेडी करके रखते हैं इन योर नोट्स, दिस इज गोइंग टू प्रूव वेरी बेनिफिशियल इन द रियल एग्जाम. जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे तब आपको काफी पॉइंट्स मिलेगा और आपको क्योंकि कम टाइम में आंसर करना रहता है, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि द टाइम लिमिट, the maximum time that you can dedicate in a 10 marker question is 7 minutes and you may say 6 minutes also because real exam में कुछ time waste भी हो जाता है, कभी साइन करने में, कभी कुछ सोचने में. तो आप मान के चलिए कि you have 6 minutes to answer this question और 6 minutes में अगर आप इसको आंसर करना है तो you should have रेडी टू यूज पॉइंट्स. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन. आप इंट्रोडक्शन कर दीजिए. नाउ दिस इज अ 10 मार्कर क्वेश्चन, तो हमने कहा है कि इंट्रोडक्शन को आप क्रिस्प रखिए एंड इवन इफ यू यूज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, तो भी आपको बहुत फायदा होने वाला है. देखिए एक चीज मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इफ यू आर आंसरिंग अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन समथिंग रिलेटेड टू मैप, जिसमें आप डाल सकते हैं, जिसमें एक जगह है कि यू कैन यूज मैप, तो यू कैन ड्रॉ अ रफ मैप ऑल्सो. अब जैसे आप बोलेंगे कि सेंट्रल एशिया को कैसे हम लोग ड्रॉ कर दें, इफ यू हैव प्रैक्टिस ड्रॉइंग, अगर आप इंडिया ड्रॉ कर सकते हैं तो उसके रीजन्स में आप बता सकते हैं कि दिस इज द एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया और आप पिन पॉइंट करके कंट्रीज के बारे में बता सकते हैं. दिस इज तुर्कमेनिस्तान, दिस इज तजाकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान आप बता दीजिए रफ. ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है. इवन इफ यू कैन यूज ब्लॉक डायग्राम्स ऑल्सो, आप ब्लॉक बना सकते हैं. इंडिया का एक ब्लॉक बना दीजिए, उसके आप बोल सकते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे जो है आप सेंट्रल एशिया को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से अगर आप एक रफ डायग्राम बनाते हैं और कंट्रीज को पॉइंट आउट कर देते हैं, सेंट्रल एशियन रीजन्स को के कंट्रीज को, तो ये आपको बहुत अच्छा एक स्टार्ट देता है और आपको मतलब स्टार्टिंग से ही एग्जामिनर को लगने लगना है कि यू हैव रिटन अ होलसम आंसर. तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, वैल्यू एडेड पॉइंट्स हैं, जिसको अगर आप यूज करते हैं अपने आंसर में तो डेफिनेटली यू विल गेट बेटर मार्क्स अदर देन अदर एस्पिरेंट्स. तो इसी कारण यहां पर हमारा यही मकसद है कि आपकी आंसर राइटिंग को कैसे इंप्रूव करें. आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सेंट्रल एशियन रीजन्स में कंट्रीज कौन आते हैं, क्या आते हैं, लेकिन उससे वो इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप उसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं. आपने इंट्रोड्यूस कर दिया. उसके बाद द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, जो बॉडी में हम लोग जाएंगे कि व्हाट फैक्टर्स शेप इंडियाज रिलेशन विद CAR, जो सेंट्रल एशियन रीजन कंट्रीज हैं, जो वहां पर से क्या क्या इंडिया का रिलेशन जो है वो किन फैक्टर्स पे जो है वो शेप किया हुआ है. इसका क्या मतलब हुआ, इस पार्ट को आपको कैसे एड्रेस करना है. बेसिकली आपको बताना है कि दोनों के आप बोल सकते हैं म्यूचुअल बेनिफिशियल पॉइंट्स या आप बोल सकते हैं को एग्जिस्ट करने के लिए या म्यूचुअली बेनिफिट ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां दोनों कंट्रीज को फायदा होगा. इस तरह से आप यहां पर कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं. ठीक है, जैसे पहला है आपका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंक्स. देखिए आपको पता है कि जो सेंट्रल एशिया था दैट वाज पार्ट ऑफ USSR और USSR के साथ इंडिया का काफी अच्छा रिलेशन रहा है, काफी हमारा अच्छा हिस्ट्री रहा है. तो इनिशियली हमारा बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंजेस हुआ है. तो ऐसा नहीं है कि ये सारे कंट्रीज को इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया के डाइवर्सिटी के बारे में नहीं पता है. तो
यहां पर हमारे पास एक आप बोल सकते हैं दिस इज एन एडेड एडवांटेज इन दिस रीजन। इसके बाद जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, बहुत सारा इंटरेस्ट जो है हमारा जो है यहां पर कोइंसाइड करता है विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। जैसे आपको पता है कनेक्टिविटी इशू, नाउ मैक्सिमम कंट्रीज ऑलरेडी आप देखेंगे जो सेंट्रल एशिया रीजन में है वो लैंडलॉक्ड हैं या उनको बहुत अच्छा कनेक्टिविटी नहीं है, उनको डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी दूसरे नेबरिंग कंट्री पे। तो उस केस में देयर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन जिसके से इंडिया को भी एक्सेस मिलेगा सेंट्रल एशिया का और यूरोप का, और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज को भी एक्सेस मिलेगा साउथ एशिया का। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट दोनों का है। इकोनॉमिक कॉपरेशन, ऑब्वियसली आपके पास सेंट्रल एशियन रीजन्स जो हैं वो रिलेटिवली लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, लेकिन उसके पास काफी ज्यादा रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स है उनके पास जो है। आप बोल सकते हैं एनर्जी के नाम पे जो है उनके पास दे हैव गैस रिसोर्सेज, ठीक है, उनके पास क्रूड ऑयल का भी जो है बहुत सारा रिसोर्सेज पाया गया है, और इसके अलावा जो है आप न्यूक्लियर कोऑपरेशन का भी ह्यूज स्कोप है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग बोल सकते हैं जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स वहां पे मिलते हैं, जैसे आपके जो रेयर अर्थ मिनरल्स है वो भी वहां पर मिलते हैं, जो कि इंडिया के यूज में आने वाला है। आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी, ये सब में जो रेवोल्यूशन चल रहा है इसमें जो है आपके रेयर अर्थ मिनरल्स बहुत यूज होते हैं, तो बहुत ह्यूज स्कोप है। इसके बाद सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात है तो कि दोनों ही के बीच में एक रीजन लाई करता है जो कि हाईली अनस्टेबल है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इस दोनों में जो है सिक्योरिटी कंसर्न्स है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सेंट्रल एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दोनों चाहते हैं स्टेबिलिटी रहे तभी जाके इकोनॉमी ग्रो होगा। हम लोग देखेंगे कि रीजनल कनेक्टिविटी भी यहां पर आप एक पॉइंट बना सकते हैं कि ये दीज आर दी फैक्टर्स दैट विल शेप इंडियाज रिलेशन विद सेंट्रल एशिया। मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है हमारे बीच में और सेंट्रल एशिया के बीच में, इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करने वाला है। हमने एक ब्रॉड बता दिया कि इंट्रोडक्शन में कि दीज आर दी फैक्टर्स दैट विल शेप इंडियाज रिलेशन विद सेंट्रल एशिया। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज व्हाट पोटेंशियल लाइज अहेड फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन। अब यहां पर पोटेंशियल क्या क्या है, तो चलिए हम लोग स्पेसिफिक्स में बात करेंगे। बहुत ज्यादा पॉइंट्स जो आपने इंट्रोडक्शन में बताया है, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स को आप बॉडी के लिए भी बचा लीजिए। अगर इंट्रोडक्शन में लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस पॉइंट्स को आप रीओरिएंट करके या रीअरेंज करके फिर यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसको ऐसा मत समझिए कि दैट इज अ रिडंडेंट पॉइंट, ठीक है, उसको आप उसके स्पेसिफिक्स में जाके आप यहां पर उसको लिख सकते हैं। अब हमने बात किया कि यहां पर एनर्जी रिच कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के, तो इंडिया को ऑब्वियसली अगर अपने एनर्जी नीड्स को, इंडिया को तो चाहिए ही गैस और आपको ऑयल चाहिए, अगर वो अपने नीड्स को डाइवर्सिफाई करे टुवर्ड्स सेंट्रल एशियन रीजन्स, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी अगर उसको कुछ यहां पर अगर उसके पास रिसोर्सेज मिल जाए और गैस का और आप बोल सकते हैं क्रूड ऑयल का, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। इंडिया का जो एनर्जी रिस्क है उसको वो घटाएगा। इसके बाद आपको पता है कि इंडिया का एक बहुत पुराना सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डील है विद कजाकिस्तान, बहुत 1990s का डील है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ये इतना अर्ली स्टार्ट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया का ऑलरेडी इस रीजन में काफी ज्यादा हद तक जो है वो कोऑपरेशन एग्रीमेंट्स हो रहा है, तो इसी का नहीं इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप कोट कर सकते हैं तापी पाइपलाइन जो है, ये अगेन दिस होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंस, अ लार्ज इंपॉर्टेंस फॉर आवर कंट्री। इट इज अ ट्रांस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन फ्रॉम कैस्पियन सी तुर्कमेनिस्तान टू इंडिया थ्रू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो ये एनर्जी में जो है हमारे फ्यूचर पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोल सकते हैं देखिए वास्ट हाइड्रोकार्बन फील्ड्स बोथ ऑन शोर एंड ऑफ शोर इन दी कैस्पियन सी। कैस्पियन सी में भी जो है अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, लेकिन बहुत हद तक वहां पर भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन फील्ड हैं जो कि फ्यूचर में एग्जॉस्ट किया जा सकता है और जो कि एक रिसोर्स बन सकते हैं इंडिया के लिए। तो अगेन यहां पर एक कुछ अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म की बात करें तो सेंट्रल एशिया में भी टेररिज्म है, इंडिया भी टेररिज्म का जो है एक विक्टिम रहा है, तो बहुत सारे म्यूचुअल हमारे जो है इंटरेस्ट है। इंडिया ऑलरेडी बहुत सारा एक्सरसाइज भी करता है, तो आप इसको भी कोट कर सकते हैं, जैसे खंजर इज एन एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान, और काजिंद जो है इज एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। इस तरह से आप कोट करेंगे तो इंडिया का सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट है एंड देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन। इसके बाद इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसको आप स्पेसिफिक पॉइंट्स देखिए, व्हेन यू आर आंसरिंग 10 मार्कर क्वेश्चन तो आपके पास सेंटेंस वर्ड काफी लिमिटेड है, तो आपको डायरेक्टली पॉइंट हिट करना है। अब जैसे इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन की बात हो रही है, तो ये जो रीजन है सेंट्रल एशिया जो रीजन जो है आपका, यहां पर बहुत ज्यादा आईटी डेवलप नहीं है, फार्मास्यूटिकल्स डेवलप नहीं है और टूरिज्म भी डेवलप नहीं है, ठीक है। तो इंडिया के पास ये तीनों चीज है, इंडिया यूज कर सकता है अपने आईटी को, अपने फार्मास्यूटिकल्स को, ठीक है, क्योंकि यहां पर ह्यूज एक्सपोर्ट्स इंडिया को मिल सकता है आईटी के फॉर्म में, फार्मास्यूटिकल्स जेनरिक जो दवाई हम लोग बनाते हैं उसका बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हो सकता है। तो अगेन देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस। सॉफ्ट पावर की भी बात कर लें तो सॉफ्ट पावर में भी कोऑपरेशन, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोला कि देयर आर वेरी कल्चरल इंटीग्रेशन हमारे बीच में काफी अच्छा है, क्योंकि आपको पता है यूएसआर का पार्ट था। तो अब यहां पर क्या है कि इंडिया जो है अपने पेनिट्रेशंस कर सकता है, जैसे आपको पता है बॉलीवुड मूवीज, ओटीटीज, इस पर भी जो है काफी ज्यादा इंडिया को फायदा हो सकता है इससे। एंड यू कैन
ऑल्सो कोट सम एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो इंडिया में आपको पता है कि यू विल सी अ लॉट ऑफ सेंट्रल एशियन स्टूडेंट्स स्टडिंग हायर स्टडीज इन इंडिया, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे। तो यहां पर भी आप ये बोल सकते हैं कि ये ITEC का जो प्रोग्राम है एक बहुत पुराना प्रोग्राम है इंडिया का, बहुत सारे कंट्रीज के साथ चलता है, इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहां पर इसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि यहां पर पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं। तो यहां पर भी ह्यूज स्कोप है। अगेन कनेक्टिविटी विथ यूरोप, हमने बात किया, आप अशगाबाद और INSTC दोनों को लिख सकते हैं कि हमें कनेक्टिविटी देगा यूरोप में एंड सेंट्रल एशियन रीजन के कंट्रीज को कनेक्टिविटी देगा साउथ एशिया का। तो आप यहां पर ये पॉइंट कोट कर सकते हैं कि दीज आर दी पोटेंशियल फॉर फ्यूचर कोऑपरेशंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट लाई। ठीक है, अब देखिए 3 पार्ट था इसमें। पहले तो आपने था कि क्या है दोनों के बीच का म्यूचुअल बेनिफिशियल पॉइंट्स, वो हम लोग देख लिए। उसके बाद हमने देखा कि क्या फ्यूचर स्कोप है। अब चैलेंजेस क्या है तो जल्दी से देख लेते हैं। देखिए जल्दी से आपको लिखना है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड, आई थिंक अगर आप एग्जाम में लिख रहे होते तो अभी तक आपने 4 मिनट इन्वेस्ट कर दिया होता। तो 2 मिनट में आपको जल्दी से बताना है कि चैलेंजेस क्या हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने बोल सकते हैं कनेक्टिविटी इशू। अब ये जो चल रहा है तापी पाइपलाइन, अब ये पाकिस्तान आपको पता है इज एनिमी स्टेट टू इंडिया, अब यहाँ पर काफी डिले कर रहा है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं इंडिया को, और इस रीजन में जो है अफगानिस्तान इज द न्यू इंस्टेबल, आप बोल सकते हैं। अभी इंस्टेबिलिटी की बात करें या अभी जो है रिलेशंस इंडिया के साथ अभी के टाइम पे अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर अगेन एक इशू हो रहा है कनेक्टिविटी का। इसके बाद जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बहुत हाई है यहाँ पे, चाइनीज प्रेजेंस है, आपको पता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो चाइना भी हिंडर करेगा इंडिया का कनेक्टिविटी किसी भी तरीका से। तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव रीजन है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। एंड द लास्ट आप पॉइंट ऐसे कोट कर सकते हैं कि रेडिकलिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म, ये तो इस तरह के रीजन्स में जो है यहाँ पर बहुत इजीली फैलाया जा सकता है, और ये जो है प्रॉब्लम है वहां पर कि रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म अगर ग्रो करता है सेंट्रल एशिया में, तो इंडिया के लिए अपने जो प्रोस्पेक्ट्स है उसको देखने में काफी मुश्किलात आएंगी, चाहे वो IT हो, फार्मास्यूटिकल हो, ट्रेड हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, ये सब में प्रॉब्लम होने लगता है अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स रेडिकलिज्म और एक्सट्रीमिज्म किसी रीजन में प्रोपगेट कर जाते हैं। तो दीज आर दी मेजर चैलेंजेस, आप इसको कोट कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे लास्ट थिंग, कंक्लूड। आपने बता दिया कि क्या क्या स्कोप्स है, क्या चैलेंजेस है। आप कर दीजिए कि फ्यूचर फॉस्टरिंग डीपर इकोनॉमिक टाइज, एनहांसिंग कनेक्टिविटी एंड एड्रेसिंग सिक्योरिटी चैलेंज विल बी क्रूशियल फॉर इंडिया टू फुली रियलाइज द इमेंस पोटेंशियल इन इट्स रिलेशन विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आपने बोल दिया कि ऑब्वियसली हमने देखा कि सबसे मेजर इशू क्या है, कनेक्टिविटी है। जो कंट्रीज हैं वो बेसिकली लैंडलॉक्ड है, अब उनको अगर इंडिया से कनेक्टिविटी चाहिए तो थ्रू ईरान या थ्रू पाकिस्तान आना पड़ता है, और इसके वजह से बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। और इस रीजन में ह्यूज स्कोप भी है, हमने देखा कि एनर्जी का स्कोप है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स का स्कोप है, कल्चरल एक्सचेंज का स्कोप है। तो इस तरह से करके आप एक अच्छा कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी रिटन, वी हैव कवर्ड मैक्सिमम पॉइंट्स जितना हम लोग कर सकते हैं इन द लिमिटेड टाइम पीरियड 6 मिनट्स। अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया खुद से, एंड इवन इफ यू हैव फ्रेम्ड 70% ऑफ द पॉइंट्स दैट वी यूज टुडे, अगर आपने 70% पॉइंट्स भी अगर आपने 6 मिनट्स या 7 मिनट्स के विद इन फ्रेम कर लिया है और उसको ढंग से आपने सेंटेंस में लिख लिया है, तो आपका अच्छा, मतलब आप बोल सकते हैं योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल। नाउ स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो परेशान मत हो। ओवरऑल जैसे धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ओवर द टाइम आप देखेंगे कि आपका टाइम घटते जा रहा है। पहले 10 होगा, फिर 8 होगा, और फिर 6 मिनट में भी आप फ्रेम कर लेंगे। लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है कि आपके पास कुछ रेडी टू यूज पॉइंट्स होने चाहिए अबाउट एवरी टॉपिक। आपको पता है सिलेबस पर बेस्ड मेंस क्वेश्चंस, मेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं दैट आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द मेन सिलेबस। तो मेन सिलेबस को पूरा ब्रेक डाउन करके अपने नोट्स को रेडी कर लीजिए और उस नोट्स को यूज करिए व्हाइल आंसर राइटिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।